दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आया हूं। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि इस परीक्षा में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का इस बार इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम आपको इस तरह समझाएंगे ताकि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे और बड़े क्वेश्चन को लिखने में आसानी होगा। क्वेश्चन को केवल आंसर बता देने से काम नहीं चलता है, आंसर को समझाना भी पड़ता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। हमारा पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति का ऑप्शन दिया है 1888 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में। तो मैं बता दूं कि फ्रांस की क्रांति जो हुआ था आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। उस समय बुर्बो राजवंश का शासक लुई सलावा शासन कर रहा था। तो देखिए इस तरह के दो प्रश्न आपके सामने पूछ देंगे तो आप बता सकते हैं कि लुई सलावा भी इस समय का शासक था। ऐसे प्रश्नों को लाटकर पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। टीचर्स डे आप जानते हैं, लेकिन देखिए इसमें प्रश्न इतना घुमाया है कि जो लोग कम पढ़े लिखे होंगे या बच्चे जो तैयारी नहीं किए होंगे फंस जाएंगे, लेकिन इसमें फंसने वाली बात नहीं है। मैं इन सारे ऑप्शनों को समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर और 15 अगस्त। देखिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को अपने देश की आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ग सही हो जाएगा। चलिए अगला है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो मैं बता दूं कि भारत में जो राष्ट्रपिता कहकर जिन्हें पुकारा जाता है वही महात्मा गांधी है और राष्ट्रपिता की उपाधि इनको दिया गया था, है ना। तो ये उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो ये हमारा ऑप्शन पहला क सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिनेवा में, द हेग में, न्यूयॉर्क में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन भी बहुत घुमाऊ है। तो द हेग में न्यायालय है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का, है ना। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है। इसमें न्यूयॉर्क जो शहर है अमेरिका का, उसी शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी हेड ऑफिस स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। हाँ, यही कांग्रेस पार्टी जो आजकल चल रही है, भाजपा के साथ जो टक्कर चला, यही कांग्रेस पार्टी का स्थापना। तो इस पार्टी का स्थापना दिया 1885 में, 1857 में, 1904 में, 1855 में। तो मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी सर हयूम नामक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। 1857 में क्रांति की लड़ाई लड़ेगा था। 1855 जो 1904 है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो 1855 हम 85 याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित संविधान में लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। देखिए बात हुआ है लिखित संविधान, तो मैं बता रहा हूँ भारत का संविधान एक ही बार लागू हुआ है। इसमें दिया 15 अगस्त, नहीं 15 अगस्त को हम आज़ादी दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त नहीं, ये पाकिस्तान मनाता है अपना आज़ादी दिवस। 10 दिसंबर अभी मैंने बताया कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। 26 जनवरी को ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 1950 को। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आखिरी इस देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है। तो रोपड़ का मतलब रोपा जाने वाला। गेहूं हम छीटा फसल बोते हैं, चने को भी गेहूं की तरह ही बोया जाता है। मूंगफली का भी रोपने का जो बोने का प्रक्रिया वो अलग है। गन्ना है, इसको हम लोग रोपते हैं, इसलिए इसको रोपड़ फसल कहा जाता है। जमीन में इसको धसाया जाता है, उसके ऊपर से मिट्टी डाला जाता है। गाँव देहात के लोग होंगे जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के बच्चे होंगे, सबको पता होगा। तो गन्ना ये हमारा रोपड़ फसल है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय मतलब जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकें। लोहा, हाँ ये सीमित मात्रा में हमारे देश में समाप्त हो सकता है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार आएगा तभी ये ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। पशुधन समाप्त भी हो सकते हैं। पवन ऊर्जा, हाँ जब तक हवा रहेगी चलती रहेगी, पृथ्वी का घूर्णन जारी रहेगा तो पवन ऊर्जा हमें प्राप्त होता रहेगा, इसलिए पुनः चक्रीय, इसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। अगला है कह रहा है कि कोरबा प्रसिद्ध है। कह रहा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है या बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं बता दूं जो कोरबा है भारत में कोयले की खादानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही होगा, कोयला।
कोयला के लिए। अगला हमारा जो प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बार बार परीक्षा में पूछता है। तो रेशेदार का मतलब जिनमें रेशे होते हैं, तो कपास में रेशा होता है, जूट में भी रेशा होता है, प्राकृतिक रेशम जो बनाया जाता है उसमें भी रेशा होता है। तो ये जब तीनों में रेशा होता है तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे तो चौथा ऑटोमेटिक हमारा सही हो जाएगा, यानी ये सभी रेशेदार फसल है, याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछता है, ठीक है ना। अगला करा प्रश्न, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। मानव विकास माने मानव के विकास कहाँ हुआ है। देखिए आज राजनीति के चक्कर में हम बहुत सी चीज़ें अपने देश के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ बांग्लादेश है, इसकी स्थिति एक समय भारत से बेहतर थी लेकिन इस समय नहीं है। श्रीलंका, इसकी हालत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान, इसकी भी हालत बहुत ख़राब है। तो जब ये तीन देशों की हालत हमारे देश से ख़राब है तो चौथा देश जो नेपाल है, इसकी स्थिति हमारे देश से थोड़ा बेहतर है। अगला है हमारा प्रश्न, कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित होता है। जब एक वस्तु, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल है और द्वितीय क्षेत्र में ही वस्तुओं का निर्माण होता है। तो जो ये वस्तु उत्पादन की प्रक्रिया हमारे द्वितीय क्षेत्र से, सूचना प्रौद्योगिकी से नहीं है और तृतीय क्षेत्र से भी नहीं है। अगला कह रहा है ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। इटली से था, जर्मनी से था, फ्रांस से था, ब्रिटेन से नहीं। ऑटोवन बिस्मार्क का जो संबंध था जर्मनी देश से था, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांस से नहीं था, फ्रांस से तो इनकी लड़ाई होती थी, ब्रिटेन इनके तरफ नहीं था। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, कर निम्नलिखित में से किस देश में 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट को घोषित किया गया था। विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फ्रेडरिक विल्हम प्रथम को, फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ को। नहीं, जो भारत जो निम्नलिखित कर के सम्राट घोषित किया गया था जर्मनी का 1861 में इटली के एकीकरण के बाद, वह था विलियम प्रथम। इसको याद रखिएगा, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने में भी आपको मदद करेगा। अगला हमारा जो प्रश्न है, कह रहा है कि 1789 में फ्रांस के किस प्रकार का राज्य था। फ्रांस में किस प्रकार का राज था, तो दो देखिए, कह रहा असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र था। प्रजातंत्र तो बिल्कुल नहीं था और गणतंत्र भी नहीं था, यानी राजतंत्र था। तो असीमित था या सीमित था, तो असीमित था। ये अपने सीमा के विस्तार करने के लिए ही लड़ रहे थे एक दूसरे देशों से, तो ये हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर आप बनेंगे, हमारे वीडियो को समझेंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे प्रश्न लड़ते हैं, बेडाउट आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और कोई भी चीज़ अगर चाहिए किसी प्रकार के वीडियो तो हमसे मांग करिए, हम उस प्रकार के वीडियो बनाने का आपके पास पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।